हिंदी 151। आपकी माँ हमेशा आपकी माँ है। लड़ाकू मार्शल योद्धा का मतलब वह मार्शल योद्धा नहीं था जो लड़ना जानता हो। मार्शल योद्धाओं के पास पहले से ही कुछ क्षमताएं होती हैं। कौन सा मार्शल योद्धा नहीं जानता था कि कैसे लड़ना है? आम लोगों की तुलना में वे स्वाभाविक रूप से उनकी पहुंच से परे थे। हालांकि कई मार्शल योद्धा के मार्ग पर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने मार्शल योद्धा मार्ग को केवल एक अनुभव के रूप में माना और इसका उपयोग उच्च पदों की तलाश के लिए किया। यह एक डिग्री की तरह था। कई बड़ी कंपनियों में कम शिक्षा वाले लोगों को उच्च पदों की तलाश करना मुश्किल लगता था, जब तक कि वे बहुत सक्षम न हों और विशेष रूप से पदोन्नत न हों। लेकिन ये सिर्फ अल्पसंख्यक था। केवल एक निश्चित डिग्री और अच्छी क्षमताओं वाले लोग ही निदेशक या सीईओ बन सकते थे। इस मार्शल आर्ट युग में वास्तविक शक्ति वाले कई पद केवल मार्शल योद्धाओं द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते थे। वे योद्धा जो युद्ध में भाग नहीं लेते थे तथा पद नहीं संभालते थे, वे गैर योद्धा थे। बेशक लड़ाकू मार्शल योद्धा भी चाय यू जैसे लोगों से थोड़े अलग थे। चाय यू केवल शहर में अपराधियों को पकड़ता था। उसके पास क्षमता थी, लेकिन उसकी तुलना वांग टिंग जैसे किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी, जिसने जिंगवू महाद्वीप में कई सितारा जानवरों को मार डाला था, या मार्शल योद्धा जो युद्ध के मैदान में अपने जीवन के साथ लड़े थे। उन्हें केवल एक वास्तविक लड़ाकू मार्शल योद्धा ही माना जा सकता है। केवल वही व्यक्ति लड़ाकू मार्शल योद्धा बन सकता है जिसने अनेक युद्धों का अनुभव किया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दोनों तरह के मार्शल योद्धा एक ही स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन लड़ाकू मार्शल योद्धाओं की असली क्षमता वास्तविक लड़ाकू मार्शल योद्धाओं से अधिक थी। अगर उनके बीच द्वंद्व युद्ध होता, तो लड़ाकू मार्शल योद्धाओं के जीतने की संभावना 80% होती। यही कारण था कि जब चाय यू ने वांग टिंग पर आभा को महसूस किया तो उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। वो गलत नहीं हो सकता था। ये निश्चित रूप से एक लड़ाकू मार्शल योद्धा की आभा थी। इसके अलावा वांग टिंग एक 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बन गया था। चाय यू ने अपने सामने खड़े मुस्कुराते हुए युवक को देखा। उसका गला अचानक थोड़ा सूख गया। युवा मास्टर वांग, आप बहुत विनम्र हैं। ये सिर्फ एक औपचारिकता है। हमें सिर्फ आपका बयान लेना है। चाय यू ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए चुपके से अपनी लार निगल ली और कहा। चाय यू को वांग टिंग से डर नहीं था। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो की ताकत को महज 3 स्टार मार्शल योद्धा नहीं हिला सकता था। उसे बस लगा कि इस व्यक्ति के साथ खराब संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बिना सोचे समझे वांग टिंग का बयान रिकॉर्ड कर लिया और फिर उठ खड़ा हुआ। वो अपने आदमियों के साथ वहां से जाना चाहता था। उसके बगल में बैठे उसके माथत हैरान थे। उनके नेता को क्या हो गया है? ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा की तरह ऐसा नहीं कर रहा था। ओह ठीक है, ये बच्चा, चाय यू ने झिझकते हुए कहा जब उसने दो को देखा, जो ली जिमेई की बाहों में गहरी नींद में सो रहा था। इस बच्ची ने अभी अभी अपने माता पिता को खोया है। मुझे उसकी चिंता है। क्या आप उसे कुछ समय के लिए मेरे घर पर रहने दे सकते हैं? ली जिमेई ने पूछा। बेशक, फिर मुझे श्रीमती वांग को उसकी देखभाल करने के लिए परेशान करना पड़ेगा, चाय यू ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से उत्तर दिया। अगर और कुछ नहीं हुआ तो हम पहले निकलेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यात्रा सुरक्षित हो। वांग टिंग ने उन्हें दरवाजे पर भेज दिया और फिर लिविंग रूम में लौट आया। उसने ली जिमेई को देखा और पूछा, माँ, तुम दो के साथ क्या करने की योजना बना रही हो? वांग टिंग ली शियुमेई की गोद में बच्चे को जानता था। वो उसकी दयनीय स्थिति को देखकर और उसके साथ हुई घटना को याद करके आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसे भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। पहले उसे हमारे घर पर रहने दो। पहले मैंने उसकी माँ को ये कहते हुए सुना था कि वांग फुगुई के रिश्तेदार अच्छे लोग नहीं हैं। वांग फुगुई के अमीर हो जाने के बाद वे उसका फायदा उठाना चाहते थे। वे जानते थे कि दो उनकी इकलौती संतान थी,
इसलिए कुछ लोग उसके और उनके बेटे के बीच एक बच्चे की सगाई तय करना चाहते थे। दूसरे चाहते थे कि वांग फुगुई उनके बेटे को अपना बेटा बना ले। वे किस तरह के लोग हैं? उनका क्या इरादा है? अगर दो उनके हाथों में आ गई तो उसका भविष्य बताना मुश्किल है। ली ज़्यूमेई ने बोलते हुए धार्मिक क्रोध से भर दिया। उसने लगभग मेज पटक दी और गाली दी। इन लोगों में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए वे दूसरों का नतीजा लेना चाहते हैं। वांग टेंग मुस्कुराया। गुस्सा मत हो, तुम उन्हें जानते भी नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। चूंकि आप चिंतित हैं, इसलिए हम दो को अपने घर में रहने दे सकते हैं। हम एक और मुंह का पेट भर सकते हैं। अगर वे लोग परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें समझा दूंगा कि फूल लाल क्यों है। तुम छोटे बदमाश हो। जब से तुमने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया है, तुम और भी ज्यादा हिंसक हो गए हो। इसके अलावा तुमने उस व्यक्ति का हाथ सीधे काट दिया। मेरे दिल में ठंडक महसूस हुई। क्या तुम्हें अपनी मां को डराने की चिंता नहीं है? ली ज़्यूमेई ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। वांग टेंग अजीब तरह से हंसा। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वो बिना पलक झपकाए दूसरों को मार सकता था, लेकिन ली ज़्यूमेई के सामने वो उसका सामना नहीं कर सकता था। तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारी मां ही रहेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए बहुत आलसी हूँ। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, ली ज़्यूमेई ने कहा। ठीक है, मैं किसी भी खतरे से बचूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि मैं सुरक्षित रहूं, वांग टेंग ने जल्दी से वादा किया। ली ज़्यूमेई ने सिर हिलाया। स्कूल शुरू होने में तुम्हारे पास कुछ दिन हैं। अभी भागो मत। तुम्हारे दादाजी पहले ही कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। चलो तुम्हारे ग्रेजुएशन भोज का आयोजन करने के लिए एक दिन निकालते हैं। ठीक है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने पूछा, ओह ठीक है, माँ, क्या मैंने आपको डियर गार्डन में घर खरीदने की अनुमति नहीं दी थी? आपने वहाँ घर क्यों नहीं खरीदा? वहाँ सुरक्षा बहुत बढ़िया है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ली ज़्यूमेई ने जब ये सुना तो वह बेकाबू होकर मुस्कुराई। हम देखने गए थे। हम छोटे अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी एक विला खरीदना चाहते हैं। हालांकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए वे इसे नहीं खरीद सके। वो उस दिन घर देखने गए वांग शिंगबुओ के निराश चेहरे को याद किए बिना नहीं रह सकी। यह एक दुर्लभ दृश्य था। वांग टेंग जोर से हंस पड़े। तो यही वजह थी। उन्होंने पूछा, वहाँ एक विला की कीमत कितनी है? आपके पिताजी की नज़र जिस घर पर थी, वह हमारे मौजूदा घर के बराबर ही है। हालांकि इसकी कीमत 300 मिलियन है। आपके पिताजी ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट में निवेश किया है, इसलिए उनके पास ज्यादा लिक्विड कैपिटल नहीं है, ली ज़्यूमेई ने कहा। 0 मिलियन। डियर गार्डन में घर वाकई बहुत महंगे थे। वांग टेंग मन ही मन चौंक गया। हालांकि उसने फिर भी कहा, चलो आज रात साथ में जाकर देखते हैं। मैंने हाल ही में जैकपॉट मारा है। हम तुरंत विला खरीद सकते हैं और आप जल्द से जल्द वहां जा सकते हैं। इससे मेरी चिंता कम हो जाएगी। उसने अभी 500 मिलियन कमाए थे और उसे 300 मिलियन और खर्च करने थे। पैसा खर्च करना हमेशा से ही इतना आसान था। बेटा, क्या तुमने मेरी बात सही सुनी? ये 300 मिलियन है, 30 मिलियन नहीं। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? ली ज़्यूमेई ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसे लगा कि वांग टेंग ने गलत सुना है। आपका बेटा अब एक मार्शल योद्धा है। 300 मिलियन कमाना एक आसान काम है, वांग टेंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मुझे तंग मत करो। मैं जानता हूँ कि मार्शल योद्धा आसानी से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आपको समय चाहिए। इसके अलावा ज्यादा कमाने के लिए आपका स्तर वाकई बहुत ऊंचा होना चाहिए। आप अभी कुछ समय पहले ही मार्शल योद्धा बने हैं। आप इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं? ली ज़्यूमेई ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मैं बहुत ताकतवर हूँ। भूल जाओ, ज्यादा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है।
अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वांग टेंग ने अपना फोन निकाला और ली ज्यूमेई को अपना बैंक बैलेंस दिखाया। 10, 100, 1000, 10,000, 580 मिलियन। ली ज्यूमेई उलझन में थी। उसने फोन पर नंबर देखा और उसे फिर से गिनना शुरू कर दिया। फिर वो आश्चर्य में बोली, तुम्हारे पास वाकई इतना पैसा है? तुमने ये कैसे किया? उसने पहले भी इतनी बड़ी रकम देखी थी, लेकिन ये पैसा उसके बेटे ने कमाया था। साथ ही उसके पास इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए बहुत कम समय था। उसे यह अवास्तविक लगा। नूव LBJNN। आप जानते हैं कि जैक्सन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल ने मुझे एक शक्तिशाली कुलीन मार्शल योद्धा टीम में रखा था। वे मुझे जिंगवू महाद्वीप ले आए और हमने वहां कई दुर्लभ सितारा जानवरों को मार डाला। इन सितारा जानवरों की सामग्री उच्च कीमतों पर बेची गई थी। मुझे ये पैसा मुनाफे को विभाजित करने के बाद मिला। वांग टेंग ने लिन झान और उसके साथियों को बाहर निकाला। वह जानता था कि ली जिमेई तभी सहज महसूस करेगी जब वो कहेगा कि वो एक कुलीन मार्शल योद्धा टीम के साथ बाहर गया। अध्याय 152। हर किसी के लिए ये कठिन है, आप केवल अपने आप को बचा सकते हैं। वांग टेंग को काफी देर तक समझाना पड़ा, तब जाकर उन्होंने ली जिमेई को ये स्वीकार करवाया कि उसने एक महीने में 580 मिलियन कमाए हैं। ली जिमेई ने फोन लिया और बार बार नंबर गिनने लगी। ऐसा करते हुए उसे थकान नहीं लग रही थी। मुझे लगता है मेरी माँ धन प्रेमी है। वांग टेंग असहाय होकर किनारे पर खड़ा होकर सोचने लगा। दोपहर में उसने ली शियमेई के साथ घर पर ही रहने का फैसला किया। उसने जो अनुभव किया उसके बाद, भले ही ली जिमेई सतह पर शांत रही हो, वांग टेंग बता सकता था कि उसका दिल उसके चेहरे की तरह शांत नहीं था। ली जिमेई ने कुछ नहीं कहा, इसलिए वांग टेंग ने इसे सीधे तौर पर सामने नहीं लाया। उसकी मां को भी गर्व था। यान किंग पहाड़ में एक छोटे से रास्ते पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके घाव से खून बहना बंद हो गया था, लेकिन खून की कमी के कारण उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। वो अपने टूटे हुए हाथ को बाएं हाथ में उठाए दांत पीसता हुआ पहाड़ पर चढ़ रहा था। आधे घंटे बाद वह रुका। एक कब्र के सामने यान किंग आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। वह चुपचाप अपने सामने कब्र के पत्थर को देखने लगा। वह सूरज डूबने तक घुटनों के बल बैठा रहा। नवंबर LBJNN। फिर आखिरकार उसने अपना मुंह खोला और कर्कश आवाज में कहा, पिताजी, माँ, क्या मैं गलत था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शायद मुझे उस जवान लड़की पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत घृणा हो रही है। दुष्ट लोग अभी भी आजादी से क्यों रह रहे हैं, जबकि मुझे आपकी कब्रों की रखवाली करनी पड़ती है और हर दिन भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। मैंने उन्हें मारकर क्या गलत किया? यान किंग ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया। कोई भी बाहरी व्यक्ति उसका दर्द नहीं समझ पाएगा। अगले ही पल वह सिसकियों से घुटन महसूस करने लगा। वो कब्र के सामने घुटने टेककर एक बेघर बच्चे की तरह रोया। बौद्ध धर्म में ये कहावत है, हर किसी के लिए ये कठिन है। आप केवल अपने आप को बचा सकते हैं। कोई नहीं जानता था कि यान किंग इस समय खुद को बचा पाएगा या नहीं। रात को 7 बजे वांग शिंगगुओ आखिरकार घर आ गया। ली जिमेई ने उसे दोपहर की घटना नहीं बताई थी, इसलिए वह अभी भी अनजान था। जब वह अपने घर में गया और देखा कि छोटी बच्ची सोफे पर चुपचाप बैठी है तो वह दंग रह गया। वह थोड़ा अनिश्चित लग रहा था। उसने जल्दी से रसोई में ली जिमेई पर चिल्लाया, प्रिय, क्या हुआ? अपनी आवाज धीमी रखो, बच्चे को मत डराओ। ली जिमेई रसोई से बाहर निकली और गुस्से से जवाब दिया, ठीक है, मैं शांत हो जाऊंगा। वांग शिंगगुओ ने तुरंत अपना स्वर कम किया और नर्म आवाज में पूछा, अगर मुझे सही याद है तो वो वांग फुगुई की बेटी है ना? वो हमारे घर में क्यों है? वांग फुगुई का परिवार चला गया है। ली जिमेई ने आह भरी। चला गया? वांग शिंगगुओ ने असमंजस में दोहराया। उसका क्या मतलब है? मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, ली जिमेई ने सिर हिलाया।
फिर उसने वांग शिंगगुओ को पूरी कहानी बताई। ये बहुत बड़ी बात है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और तुम इतनी जल्दी क्यों आगे बढ़ गई? ये बहुत खतरनाक था। अपनी पत्नी की बात सुनकर वांग शिंगगुओ के चेहरे पर भाव बदल गए। वो उसके दिल में छिपे डर को महसूस कर सकता था। स्थिति गंभीर थी। अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो वो युवक डोडो को मार देता। वो तो बस एक छोटी बच्ची है। मैं उसे मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? ली ज़्यूमे ने कहा। तुम वांग शिंगगुओ ने एक सांस छोड़ी। उसे समझ नहीं आया कि ली ज़्यूमे से क्या कहे। अपने दृष्टिकोण से वह नहीं चाहता था कि ली ज़्यूमे कोई जोखिम उठाए। हालांकि ली ज़्यूमे के दृष्टिकोण से अगर उसने इस दृश्य को देखने के बाद कुछ नहीं किया तो उसके दिल में अपराधबोध के बीज बो दिए जाएंगे। वो इस भावना पर काबू नहीं पा सकेगी। वास्तव में वह अपनी पूरी जिंदगी सहज महसूस नहीं कर पाएगी। एक साफ अंतःकरण। ये सुनने में तो सरल लगता था, लेकिन इसे क्रियान्वित करना बहुत कठिन था। घटनास्थल पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन केवल ली ज़्यूमे ने ही कार्रवाई की थी। यह मानव हृदय था। जीवन अप्रत्याशित है। वांग फुगुई ने पिछले कुछ सालों में कई चैरिटी प्रोजेक्ट किए, लेकिन वह अभी भी इस अंत से बच नहीं पाया है। वांग फुगुई ने दुख जताते हुए कहा, बेचारी डोडो, उसने इतनी कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। वह भविष्य में क्या करेगी? हर प्रभाव एक कारण के साथ आता है। कुछ मामले सिर्फ इसलिए नहीं मिट सकते क्योंकि आपने दान किया है। वांग टेंग सीढ़ियों से नीचे उतरा और शांति से बोला, मुझे नहीं लगता कि वह युवक गलत है। वांग फुगुई ने अपने माता पिता को मार डाला। उसे बदला लेने का अधिकार था। वांग शिंगगुओ ने वांग टेंग की ओर देखा। उसे ली ज़्यूमे से पता था कि वांग टेंग ने क्या किया है, इसलिए उसके चेहरे पर उलझन थी। वह राहत महसूस करने लगा और भावुक हो गया। फिर तुमने उसका हाथ क्यों काटा? तुम्हें पहले से ही पता था कि वह तुम्हारी मां को मारना नहीं चाहता था और बस उसे डराना चाहता था। जब तुमने उसका हाथ काटा तो तुमने बिना किसी बात के दुश्मनी पैदा कर दी। वांग शिंगगुओ ने उसकी ओर देखा और कहा, सबसे पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी मां को मारना चाहता था या नहीं। चूंकि उसने ऐसा किया था, इसलिए उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। दूसरा, सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रहेगा। मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए अंतिम फैसला मेरा ही होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने उसे सिर्फ एक हाथ से जाने दिया क्योंकि वह मां को मारना नहीं चाहता था और उसकी पृष्ठभूमि बहुत दयनीय है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसका सिर काट देता, वांग टेंग ने सीधे तौर पर और दुर्भावना से कहा। वांग शिंगगुओ ने उसे गौर से देखा। उसने आह भरी। तुम बड़े हो गए हो और चीजों से निपटने का तुम्हारा अपना तरीका है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम लोगों को मारने की बात क्यों करते रहते हो? तुम एक सीरियल किलर की तरह लगते हो। ली ज़्यूमे ने उसे घूरते हुए कहा। ओ, मैं सीरियल किलर कैसे बन गया? हालांकि चूंकि वो उसकी मां थी, इसलिए वांग टेंग ने हार मान ली। उसने जल्दी से कहा, तुम सही हो। तुम्हारा बेटा भविष्य में निश्चित रूप से एक दयालु व्यक्ति होगा। अपनी बकवास भाषा का इस्तेमाल बंद करो। जाओ, हाथ धो और खाने की तैयारी करो। ली ज़्यूमे ने पिता और पुत्र को अकेला छोड़ दिया और खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। कुछ देर बाद बर्तन मेज पर रख दिए गए। ली ज़्यूमे ने डोडो को उठाकर वांग टेंग के बगल वाली सीट पर बिठा दिया। वो बहुत छोटी थी, इसलिए जब वो कुर्सी पर बैठती थी तो मेज के ऊपर केवल उसका सिर ही दिखाई देता था। दोपहर में उठने के बाद ये छोटी लड़की चुप रही। वह न रोई, न ही कोई हंगामा किया। वो बस सोफे पर बैठी रही और बेचैनी से अपने हाथ हिलाती रही। डोडो, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम आंटी, अंकल और भाई वांग टेंग के साथ खाना खाना चाहती हो? ली ज़्यूमे उसके बगल में बैठ गई और उसे धीरे से मनाने लगी। छोटी लड़की ने सिर हिलाया और प्यारी, बचकानी आवाज में कहा, ठीक है माँ, वो बहुत छोटी है। वह भोजन तक नहीं पहुँच पाती।
आपको उसकी कुर्सी ऊंची करनी होगी, वांग टेंग ने कहा। मुझे पता है, मैं कोई तरीका सोच रही हूँ। ली जिमी लिविंग रूम में घूम रही थी और दो की कुर्सी को ऊपर उठाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। आंटी, मैं इस तरह खा सकती हूँ। मैं भोजन तक पहुँच सकती हूँ। दो रेंगकर कुर्सी पर बैठी और घुटनों के बल बैठ गई और उसने प्रत्येक शब्द धीरे धीरे कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? घुटनों के बल बैठने से तुम्हारे घुटने दुखेंगे, ली ज्यूमे ने चिंतित होकर कहा और जल्दी से उसे नीचे ले गया। वांग टेंग ने एक पल सोचा और अपने कमरे से किताबों का ढेर नीचे लाया। उसने उन्हें कुर्सी पर रखा और कहा, ये काफी ऊंचा है। धन्यवाद, भाई वांग टेंग। दो ने वांग टेंग को देखा और धीरे से कहा, अच्छी लड़की, चलो खाना खाते हैं। वांग टेंग ने अपना सिर रगड़ा और अपने मशरूम जैसे बालों को बिखेर दिया। यह एहसास काफी अच्छा था। चारों लोगों ने अपना खाना खाया। ली ज्यूमेई डो के बाईं ओर बैठी थी और उसके लिए खाना लाती रही। उसने उससे पूछा कि उसे क्या खाना पसंद है और क्या उसे खिलाने के लिए किसी की जरूरत है। हालांकि डो ने खुद खाने पर जोर दिया, भले ही वह थोड़ी अनाड़ी लग रही थी। बहुत जल्द उसका चेहरा गंदा हो गया। अध्याय 153, ईर्ष्या ने मुझे तोड़ दिया। भोजन के बाद वांग टेंग का परिवार हिरन उद्यान की ओर चला गया। ली जिमेई ने डो को अपनी बाहों में उठा रखा था, जो चुप था। ली जिमेई ने वांग शेंगगुओ और वांग टेंग को पहले ही बता दिया था कि वह आमतौर पर बहुत जीवंत रहती है। यह उसका सामान्य स्वभाव नहीं था। 3 लोगों का परिवार इस बच्ची के बारे में चिंतित था। उसे अभी अभी बहुत ज्यादा उत्तेजना मिली थी। क्या होगा अगर वह इसे जाने न दे? दो, तुम क्या नाश्ता खाना चाहते हो? क्या मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ खरीदूं? ली जिमेई ने अपना दिल खोलने की कोशिश की। धन्यवाद आंटी, मैं स्नैक्स नहीं खाता। दो ने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया। तो फिर कुछ बाबी डॉल के बारे में क्या ख्याल है? चलो एक सुंदर सी डॉल खरीदते हैं। ली ज्यूमेई ने हार नहीं मानी। उसने कुछ देर सोचा और फिर से अपना मुंह खोला। चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दो ने अपना सिर नीचे किया और कहा। ली जिमेई खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसने वांग टेंग की तरफ देखा और उससे मदद मांगना चाहा। ... वांग टेंग ने कंधे उचका दिए। उसे कैसे पता होगा कि बच्चे को कैसे बहलाया जाए? हिरन उद्यान। वांग शेंगगुओ अपनी कार से बिक्री विभाग में गया। शाम का समय था, इसलिए बिक्री विभाग में बहुत सारे कर्मचारी और ग्राहक थे। शुभ संध्या। जैसे ही वे बिक्री विभाग की लॉबी में दाखिल हुए, काले सूट पहने एक बिक्री प्रबंधक ने उनका स्वागत किया। डियर गार्डन के बिक्री विभाग के सभी बिक्री प्रबंधक अच्छे दिखने वाले थे। लोगों की गुणवत्ता काफी उच्च थी। आप जरूर मिस्टर वांग होंगे, है न? आप पहले ही आ गए, पुरुष बिक्री प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम्हें अभी भी मेरी याद है। वांग शेंगगुओ आश्चर्यचकित था। बेशक, मुझे अपने सभी ग्राहक याद हैं, बिक्री प्रबंधक ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये वही था जो उसने सही तौर पर कहा था। दरअसल सेल्स मैनेजर को वांग शेंगगुओ की याद इसलिए आई क्योंकि पिछली बार वह पर्याप्त पैसे नहीं लाया था। उसने उस पर ज्यादा गहरी छाप छोड़ी थी। चूंकि तुम मुझे जानते हो, इसलिए चीजें आसान हो जाएंगी। क्या तुम मुझे उस विला में ले जा सकते हो जिसे मैंने पिछली बार देखा था? इस बार मेरा बेटा भुगतान करेगा। वांग शेंगगुओ को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह बहुत गर्व महसूस कर रहा था। बिक्री प्रबंधक ने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। वह डियर गार्डन में विला की कीमत अच्छी तरह से जानता था। पहले तो उसने सोचा कि वांग शेंगगुओ ने किसी तरह पैसे तैयार कर लिए होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक पैसे चुकाएगा। क्या वह इसका खर्च उठा सकता है? ये संदेह सेल्स मैनेजर के मन में कौंधा। हालांकि उसने इसे मौखिक रूप से नहीं उठाया। वह सिर्फ एक सेल्स मैनेजर था। उसे उस व्यक्ति को नीची नजर से देखने का अधिकार नहीं था जो यहाँ घर खरीदने के लिए योग्यताएं दिखाने में सक्षम था।
इस प्रकार उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, तुम तीनों, तुम चारों मेरे पीछे आ सकते हो। वो लगभग उस छोटी लड़की से चूक गया। सेल्स मैनेजर वांग टिंग और उसके परिवार को सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर ले आया। एस्टेट्स के दौरे के लिए एक विशेष कोच था। वो उन्हें विला के सामने ले गया। सेल्स मैनेजर ने चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। वांग टिंग ने वांग शिंगगुओ का पीछा किया और घर का दौरा किया। कुल मिलाकर ये बुरा नहीं था। प्रकाश व्यवस्था, लेआउट और डिजाइन वांग परिवार के स्वाद के अनुकूल थे। डियर गार्डन में नवीनीकरण की गुणवत्ता काफी अच्छी थी, इसलिए यह उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम था। उन्हें इस घर को फिर से नवीनीकृत करने की जरूरत नहीं थी। जहां तक फर्नीचर की बात है तो उन्हें उसे अलग से खरीदना पड़ा। लेकिन जब तक उनके पास पैसा था तब तक ये कोई समस्या नहीं थी। तुम क्या सोचते हो, बेटा? वांग शिंगुओ ने पूछा। जब तक आपको ये पसंद है, मैं आप सभी के रहने के लिए एक घर खरीदने की योजना बना रहा हूँ, वांग टिंग ने कहा। ली जिमेई और वांग शिंगुओ ने एक सुखद मुस्कान दी। कोई भी बता सकता था कि उन्हें यह विला पसंद आया। मैं ये ब्लॉक ले लूंगा। चलो समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। वांग शिंगुओ ने मुड़कर बिक्री प्रबंधक से बात की। सेल्स मैनेजर बहुत खुश था। वह दिल ही दिल में खुशी से झूम रहा था। अगर वह ये सौदा पूरा कर पाया तो उसे बहुत बड़ा कमीशन मिल सकता है। ठीक है, चलो अब समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। उनमें से कुछ लोग बिक्री विभाग में वापस चले गए। बिक्री प्रबंधक ने वांग टिंग और उसके परिवार को एक कार्यालय कक्ष में आमंत्रित किया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें कुछ चाय और पेस्ट्री परोसी। क्या आप पूरा भुगतान करना चाहेंगे या किश्तों में? जब वांग टिंग ने ये कहा तो बिक्री प्रबंधक ने सहजता से उसकी ओर देखा। वांग टिंग ने कहा, मैं पूरा भुगतान करूंगा। अगर हम पूरा भुगतान करें तो क्या कोई छूट मिलेगी? वांग शिंगुओ ने बगल से पूछा। हाँ, अगर आप पूरा भुगतान करते हैं तो हम आपको अधिकतम 3% की छूट दे सकते हैं। आप 3 साल तक मुफ्त में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का आनंद भी ले पाएंगे, बिक्री प्रबंधक ने कहा। फिर उसे कुछ सूझा। ओह, हमारी कंपनी का एक और नियम है। अगर खरीदार एक मार्शल योद्धा है तो वह 10% की छूट का आनंद ले सकता है। 10%? वांग शिंगुओ हैरान रह गया। उसने बेकाबू होकर वांग शिंगुओ की तरफ देखा। ये कंपनी बहुत उदार थी। 10% छूट का मतलब था कि 300 मिलियन का ये घर अब 270 मिलियन का हो जाएगा। ये 30 मिलियन की छूट थी। वास्तव में युद्ध योद्धाओं को हर जगह लाभ मिलता था। अफवाहें सच थीं। वांग शिंगुओ और ली जिमेई ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में एक ही विचार था। हाँ, ये छूट मार्शल योद्धाओं के लिए है। सामान्य लोग इसका आनंद नहीं ले पाएंगे, बिक्री प्रबंधक ने ईर्ष्या से कहा। मुझे आपकी जैसी कंपनी पसंद है। ये रहा मेरा मार्शल योद्धा प्रमाण पत्र। वांग टिंग सीधे सादे थे। उन्होंने अपने मार्शल योद्धा के दस्तावेज निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। बिक्री प्रबंधक, उसने मेज पर रखी छोटी पुस्तिका को देखा और अचानक दंग रह गया। ये तो बस एक सामान्य टिप्पणी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस परिवार में कोई योद्धा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। और यह वह युवक था जो घर खरीद रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह घर खरीदने में सक्षम था। जब यह विचार उसके मन में आया तो बिक्री प्रबंधक और भी विनम्र हो गया और सावधानीपूर्वक बोला, मुझे इसकी पुष्टि करनी है। जरूर, वांग टिंग ने सिर हिलाया। सेल्स मैनेजर ने एक डिवाइस निकाली और मार्शल योद्धा के क्रेडेंशियल को स्कैन किया। उसने वांग टिंग की पहचान की पुष्टि की। श्रीमान वांग, आपकी पहचान सत्यापित हो गई है। आप हमारी कंपनी से 10% छूट का आनंद ले सकते हैं। बिक्री प्रबंधक ने मार्शल योद्धा का प्रमाण पत्र सम्मानपूर्वक वांग टिंग को वापस सौंप दिया। वांग शिंगुओ और ली जिमेई को एक ही समय में गर्व और परेशानी महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने घर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने भुगतान किया और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
कार्ड का एक स्लैश और 300 मिलियन गायब। सौभाग्य से उनके पास घर था। सारा फर्नीचर खरीदने के बाद वे तुरंत उसमें रहने लगे। आपका दिन शुभ हो। बिक्री प्रबंधक ने वांग टेंग और उसके परिवार को दरवाजे तक भेजा और उन्हें अपनी कार में जाते हुए देखा। जब वो लॉबी में वापस आया तो कुछ अन्य बिक्री प्रबंधक तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। भाई लिन, क्या परिवार ने अभी अभी कोई खरीदारी की है? हाँ, उन्होंने 300 मिलियन ऐसे ही निकाल लिए। सेल्स मैनेजर, जिसने वांग टेंग और उसके परिवार का स्वागत किया था, ने कहा। तस्क 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 300 मिलियन। भाई लिन, इस बार आप अपने कमीशन से एक घर खरीद सकते हैं। अन्य बिक्री प्रबंधक बेहद ईर्ष्यालु थे। कितने अमीर लोग। भाई लिन, आपने उन्हें कितनी छूट दी? 10%। क्या 10%? उनमें एक मार्शल योद्धा भी है। अन्य बिक्री प्रबंधक अचंभित थे। ये सही है, वो युवक एक योद्धा है। उसी ने घर के लिए पैसे दिए हैं, बिक्री प्रबंधक ने जवाब दिया। मार्शल योद्धा, वे धनी हैं और सभी प्रकार के लाभों का आनंद लेते हैं। ईर्ष्या मुझे टूटने का कारण बन रही है। कार में वांग टेंग ने कहा, पापा, मम्मी, कल समय निकालो और कुछ फर्नीचर खरीद लो। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, वहाँ ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, हम कल इस पर विचार करेंगे, वांग शेंगुओ ने कहा। घर पहुंचने के बाद ली जिमेई ने दो को वांग टेंग के पास फेंक दिया और उससे कहा कि वह थोड़ी देर के लिए उसकी देखभाल करने में मदद करे, जबकि वह दो के कमरे को साफ और व्यवस्थित करती है। लिविंग रूम में वांग टेंग और दो सोफे पर आमने सामने बैठे थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। दो के आंसू वांग टेंग ने अपने सामने सोफे पर बैठे छोटे से व्यक्ति को घूरा और थोड़ी देर बाद हार मान ली। उसने अपना मुंह खोला और पूछा, दो, क्या तुम कार्टून देखना चाहते हो? दो ने अपना सिर हिलाया। तो फिर, क्या तुम एक सेब खाना चाहोगे? वांग टेंग ने मेज पर रखा सेब उठाया और पूछा। दो ने फिर अपना सिर हिलाया। चॉकलेट? उसने अपना सिर हिलाया। बिस्किट? उसने अपना सिर हिलाया। दूध? भाई वांग टेंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? दो ने मासूमियत से वांग टेंग को देखा। ... वांग टेंग ने दूध अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके होठों के किनारे की मुस्कान जम गई। जब ली जिमेई बाहर आई तो उसने देखा कि वांग टेंग सोफे पर असहाय भाव से लेटा हुआ था। दो मासूमियत से उसके बगल में बैठा था। क्या बात है तुम्हारे साथ? ली जिमेई ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी शांति और चुप्पी चाहता हूँ, वांग टेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। ली जिमेई, दो, तुम्हारे भाई वांग टेंग को क्या हुआ है? उसने मुड़कर दो से पूछा। दो ने अपना सिर हिलाया और अपनी मासूमियत और विस्मृति को व्यक्त करने के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इसे भूल जाओ, चलो उसे अनदेखा करते हैं। चलो, नहाते हैं। ली जिमेई ने डोडो को ऊपर उठाया और उस व्यक्ति को अनदेखा किया जो सोफे पर मृत होने का नाटक कर रहा था। वह बिना किसी परवाह के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। दो ने ली जिमेई की गर्दन के पीछे अपना सिर बाहर निकाला। उसने उत्सुकता से वांग टेंग को देखा। वांग टेंग ने आह भरी। वह वास्तव में एक छोटी लड़की से हार गया। वह कितना असफल था। जब वह सोफे पर बैठकर अपने भाग्य पर विलाप कर रहा था और अपने जीवन पर सवाल उठा रहा था, तभी उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाय वेई ने उसे एक संदेश भेजा था। बाय वेई, भाई वांग टेंग, क्या आप वापस आ गए हैं? जब वांग टेंग जिंगवू महाद्वीप पर था, तो बाय वेई ने उसे कई संदेश भेजे थे। वांग टेंग के पास उसका जवाब देने का समय नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे फिर से संदेश भेजेगी। इस युवती की संदेश भेजने की आवृत्ति थोड़ी अधिक थी। वांग टेंग, मैं वापस आ गया हूँ। बाय वेई ने तुरंत आश्चर्य व्यक्त किया। बाय वेई, भाई वांग टेंग, आप कहाँ खेलने गए थे? आपने पूरी गर्मी की छुट्टी में हमसे संपर्क नहीं किया।
वांग टिंग, मैं जिंगबू महाद्वीप गया था। उसने अपना ठिकाना नहीं छिपाया। वैसे भी यह कोई गुप्त बात नहीं थी। बाय वे, आप जिंगबू महाद्वीप गए थे। ओमेगा वो ओमेगा। वांग टिंग, हाँ। बाय वे, ये प्रभावशाली है। भाई वांग टिंग, आप पहले ही जिंगबू महाद्वीप जा चुके हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। ग्रेटर दैन, लेस दैन। वांग टिंग ने एक कर्कश इमोटिकॉन भेजा जो अपनी कमर पर हाथ रखे हंस रहा था। बाय वे, क्या जिंगबू महाद्वीप का दृश्य सुंदर है? क्या आपने कोई तस्वीर ली है? मुझे कुछ भेजो। वांग टिंग ने अपना सिर हिलाया। जिंगबू महाद्वीप का दृश्य वाकई खूबसूरत था, लेकिन उसे इस पर ध्यान देने का मन नहीं था। उसे सबसे ज्यादा खतरा और खौफ महसूस हुआ। उदाहरण के लिए, भयानक तारा जानवर और रहस्यमयी अंधेरे भूत प्रेत। हालांकि, एक मार्शल योद्धा बनने से पहले, जिंगबू महाद्वीप के बारे में उनकी धारणा सुंदर दृश्यों वाली एक विदेशी जगह की थी। इस तुलना से वह थोड़ा भावुक हो गए। वांग टिंग ने एक अजीब सी मुस्कान वाला इमोटिकॉन भेजा। वांग टिंग, मैं तस्वीरें लेना भूल गया। अगली बार कुछ तस्वीरें लूंगा। बाय वे, कितना अफसोस की बात है। लेकिन, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अगली बार तस्वीरें लेना याद रखना। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है कि तुम जिंगबू महाद्वीप जा सकते हो। वांग टिंग, मैं करूंगा। दोनों ने कुछ देर तक बातें की। फिर, वांग टिंग ने आखिरकार बातचीत बंद करने का बहाना ढूंढ ही लिया। उसने राहत की सांस ली। जैसे ही वह अपना फोन वापस रखने वाला था, उसे एक और संदेश मिला। लिन चुहन, स्कूल जल्दी शुरू होने वाला है। क्या तुम वापस आ गए हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टिंग, मैं अभी वापस आया हूँ। खैर, मैं केवल 3 दिनों के लिए वापस आया हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वांग टिंग ने स्वयं को सिर हिलाकर स्वीकार किया। लिन चुहन, गर्मी की छुट्टियों में तुम कहाँ गए थे? तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? वांग टिंग, जिंगबू महाद्वीप। लिन चुहन, जिंगबू महाद्वीप। क्या वह पहले से ही इतना आगे निकल चुका है? लिन चुहन मन ही मन स्तब्ध रह गई। उसे अचानक दबाव और तात्कालिकता का एहसास हुआ। उसे उससे बहुत पीछे नहीं रहना चाहिए। लिन चुहन जिंगबू महाद्वीप के बारे में बहुत उत्सुक थी। वो उत्साह में वांग टिंग से सवाल पूछती रही। वांग टिंग ने उन सवालों को चुना जिनका जवाब वो उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दे सकते थे। आधे घंटे बाद उसने बातचीत खत्म की। वांग टिंग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। डिंग डोंग, एक और संदेश प्राप्त हुआ। वांग टिंग ने अपने हाथ में फोन देखा। उसकी आंखें फड़क उठीं। लिन चुक्सिया, जीजाजी, मेरी बहन ने मुझे बताया कि आप वापस आ गए हैं। वांग टिंग, क्या इसका कोई अंत है? इन महिलाओं के साथ क्या गलत है? वांग टिंग केवल अपनी भाभी को संभालने के लिए अपनी ताकत जुटा सकता था। 0 मिनट बाद, वांग टिंग ने आखिरकार लिन चुक्सिया से निपटना समाप्त कर दिया। उसने आह भरी। महिलाएं डरावनी होती हैं। उसने बिना सोचे समझे अपना फोन बंद कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरे यार, देखते हैं अब भी कौन मुझे संदेश भेजना चाहता है। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ये बंद हो गया। ली ज्यूमे ने दो को सीढ़ियों से नीचे उतारा। नन्ही बच्ची नहा चुकी थी। साफ होने के बाद, वह एक चीनी गुड़िया की तरह लग रही थी। वे ऊपर बहुत समय बिता चुके थे। वांग टिंग को आश्चर्य हुआ कि वे क्या कर रहे थे। ली शियमे ने आंटी चेन से कहा कि वो दोपहर में डोडो द्वारा पहने जाने वाले पजामा खरीद लें। उसने उसे कुछ दैनिक जरूरत की चीजें भी खरीदने को कहा। वांग टिंग को लगा कि ली जिमे की योजना डोडो को लंबे समय तक अपने घर में रहने देने की थी। बेटा, डोडो के साथ खेलो। मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी। ली जिमे ने डोडो को वांग टिंग के बगल में सोफे पर बिठाया। फिर, वो खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। ओ, वांग टिंग की आंखों में आंसू थे। क्या आज रात उसे महिलाओं से कोई शिकायत थी?
उसने अभी अभी 3 महिलाओं से निपटा था और अब उसके सामने एक और छोटी महिला थी। हाय भगवान! वो मुड़ा और अपने बगल में बैठे छोटे बच्चे की ओर देखा और उसे पिता जैसी मुस्कान दी। आधे घंटे बाद ली जिमे ने रात का खाना तैयार कर लिया और सभी को खाने के लिए बुलाया। वे खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए और खाना खाने लगे। डोडो के सामने एक छोटा कटोरा रखा था, हालांकि उसने उसे छुआ नहीं। डोडो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें वह खाना पसंद नहीं है? ली जिमे ने पूछा। डोडो ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसने अपना मुंह खोला। आंटी, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता को ढूंढना चाहता हूँ। माहौल एक क्षण में तनावपूर्ण हो गया। बड़े लोग चुप हो गए। डोडो, क्या मेरा घर अच्छा नहीं है? तुम्हारे माता पिता दूर चले गए हैं। ली जिमे की आंखें लाल हो गईं। बोलते बोलते उसकी आवाज थोड़ी घुट गई। क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया है? छोटी लड़की ने मुंह बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। वे ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया है। वे तुम्हें क्यों छोड़ देंगे? ली जिमे ने पूछा। तो फिर वे क्यों नहीं आए और मुझे ढूंढा? डोडो ने उत्सुकता से पूछा। क्या वे इसलिए छिपे हैं क्योंकि बुरे आदमी ने उन्हें डरा दिया है? भाई वांग टेंग बहुत शक्तिशाली है। आंटी, क्या आप भाई वांग टेंग से उनकी रक्षा करने के लिए कह सकती हैं? बुरे आदमी को मेरे माता पिता को परेशान न करने दें। अच्छी लड़की, वे बस काम करने के लिए दूर की जगह पर गए हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम उन्हें फिर से देख पाओगी, ली जिमे ने कहा। आंटी, आप झूठ बोल रही हैं। क्या वे मर गए हैं? डोडो ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ली जिमे ने खुद को रोने से रोकने के लिए अपना मुंह ढक लिया। वह जल्दी से आगे बढ़ी और डोडो को कसकर गले लगा लिया। डोडो ने आखिरकार रोना शुरू कर दिया। आह, कितना बेचारा बच्चा है। वांग शेंगुओ ने एक लंबी सांस में अब वह बच्चा नहीं रहा जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते थे। रोते रोते थक जाने पर डोडो सो गई। ली शियुमे ने उसके लिए एक कमरा साफ किया था। उसने उसे राजकुमारी के कमरे की तरह सजाया था और वह बहुत आरामदायक लग रहा था। यह एक छोटी लड़की के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसने सावधानी से डोडो को बिस्तर पर लिटाया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि वांग टेंग दरवाजे पर खड़ा था। शश! ली जिमे ने अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रखी और वांग टेंग को कमरे से बाहर निकलने के बाद बोलने का इशारा किया। जब वे बाहर निकले तो उसने धीरे से उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने कहा, आखिरकार वह सो गई। उसे मत जगाओ। ये छोटी सी बच्ची बहुत होशियार और आज्ञाकारी है। वह जल्द ही इससे उबर जाएगी, वांग टेंग ने कहा। इस बारे में कौन निश्चित हो सकता है? ली जिमे ने उत्तर दिया। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हमें उसे अपने साथ रखने का अधिकार नहीं है। यह कोई समाधान नहीं है। वांग शेंगुओ उनके पास आए और उनसे बात की। हम उसे गोद क्यों नहीं ले लेते? ली जिमे ने सुझाव देने से पहले झिझकते हुए कहा। उसे गोद लें। वांग शेंगुओ और वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके मन में यह विचार आएगा। क्या तुमने इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचा है? वांग शेंगुओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बच्चे को गोद लेना आसान काम नहीं था, खासकर उनके जैसे परिवार के लिए। उन्हें कई बातों पर विचार करना था। मैंने पूरी दोपहर इसके बारे में सोचा। मैंने उसकी मां को ये कहते हुए सुना कि वो इकलौती बेटी है। डोडो के दादा दादी का निधन हो चुका है और उसका कोई रिश्तेदार नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। चलो वांग फुगुई के रिश्तेदारों के बारे में बात नहीं करते। वे सभी क्रूर और बेईमान लोग हैं। उनमें से किसी का भी दिल अच्छा नहीं है। अगर हम उन्हें डोडो को पालने की अनुमति देते हैं तो यह उसे बाघ की मांद में भेजने जैसा है। हमें उसे गोद ले लेना चाहिए, ली जिमे ने कहा। बेटा, तुम क्या सोचते हो? वांग शेंगुओ ने वांग टेंग की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छोटी बहन होना ठीक है,
वांग टेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। इसके अलावा डोडो वास्तव में दयनीय है। अगर माँ ने जो कहा वह सच है और उसके सभी रिश्तेदार अविश्वसनीय हैं, तो उसे उनके पास भेजना अच्छा विचार नहीं होगा। चूंकि आपको लगता है कि यह ठीक है, इसलिए मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मुझे डोडो पसंद है। हालांकि चाहे हम कितनी भी चर्चा करें, हमें अभी भी डोडो से उसकी राय पूछनी होगी, वांग शिंगगो ने कहा। तुम सही कह रहे हो। क्यों न हम उसे इस मामले के बारे में बताने से पहले कुछ समय के लिए अपने घर में रहने दें? ली ज़्यूमेई ने पूछा। चलो ऐसा करते हैं। वांग शिंगगो ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो सो जाते हैं। मैं आज डोडो के साथ चलूंगा। मैं वापस सोने नहीं जाऊंगा, ली ज़्यूमेई ने वांग शिंगगो से कहा। हाँ, पिताजी, आप अनुग्रह से बाहर हैं, वांग टेंग अपने पिता पर एक वार करना नहीं भूला। चले जाओ, तुम छोटे बदमाश। वांग शिंगगो ने अपनी आंखें घुमाए और नाटक किया कि वो वांग टेंग के सिर पर वार करना चाहता था। वांग टेंग चकमा देकर तुरंत भाग गया। एक शांत रात। अगले दिन वांग टेंग जल्दी उठ गया और आंगन में अपना सुबह का व्यायाम शुरू कर दिया। उन्होंने सूर्य की ओर मुख करके अपनी शक्ति का विकास किया। जिंगबू महाद्वीप की अपनी 1 महीने की यात्रा के दौरान उसने धीरे धीरे जब भी समय मिले अभ्यास करने की आदत बना ली थी। वह कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह घर वापस आ गया था, इसलिए उसे अब जीवन मरण की स्थिति की चिंता नहीं थी। लेकिन उसे अपना अभ्यास नहीं रोकना चाहिए था। अपने स्काई क्रिमेटिंग स्वॉर्ड स्किल का अभ्यास पूरा करने के बाद वांग टेंग ने धीरे धीरे खुद को स्थिर किया और अपनी अग्नि शक्ति को वापस अपने बल नाभिक में वापस ले लिया। उसने गर्म हवा की सांस छोड़ी। स्काई क्रिमेटिंग स्वॉर्ड स्किल एक अर्थ रैंक एलीट क्लास युद्ध तकनीक है। इसकी तलवार की मौजूदगी को फायर किरण स्वॉर्ड स्किल की तुलना में समझना कठिन है। ऐसा लगता है कि मुझे इसका अभ्यास करने में अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने खुद से सोचा। उसने अपनी तलवार संभाल कर रखी। जैसे ही वह अपनी तलवार चलाने की कला का अभ्यास करने की तैयारी कर रहा था, उसने मुड़कर देखा कि विला के दरवाजे के सामने एक शांत और छोटी सी आकृति बैठी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। उस व्यक्ति ने अपने हाथ अपनी थोड़ी पर रखे हुए थे और अपनी काली और चमकीली आंखों से उसे गौर से देख रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। डोडो, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वांग टेंग थोड़ा हैरान था। वह आगे बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। जल्दी सोना और जल्दी उठना एक अच्छे बच्चे के गुण हैं, डोडो ने अपनी प्यारी आवाज में कहा। इर्म, तुम सही हो। डोडो एक अच्छी बच्ची है। वांग टेंग की पुतलियां उसकी आंखों के चारों ओर घूम गईं और उसने जल्दी से उसकी प्रशंसा की। हाँ, डोडो एक अच्छा बच्चा है। डोडो ने सहमति में सिर हिलाया। ये छोटा सा लड़का बहुत आत्ममुग्ध है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग चुपके से हंसा। भाई वांग टेंग, क्या आप अभी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे? डोडो ने अपने हाथों को अतिशयोक्ति से हिलाते हुए पूछा। हाँ, मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। क्या ये देखना मजेदार है? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, तुम बहुत अद्भुत हो, डोडो ने गंभीरता से कहा। क्या मैं तुम्हें एक और तरह की मार्शल आर्ट दिखाऊं? वांग टेंग मुस्कुराया। ठीक है, डोडो ने सिर हिलाया। वह बिना पलक झपकाए वांग टेंग को देखती रही, जब वह सामने खुले मैदान में चला गया। उसने अपने हाथ में अपनी युद्ध तलवार पकड़ी और अभ्यास करना शुरू कर दिया। आकर्षक तलवार की किरणों ने वांग टेंग के शरीर को घेर लिया। उसने जानबूझकर अपनी हरकतें धीमी कर दी और इसे देखने में सुखद बना दिया। उसकी हरकतें उतनी तेज, सरल और निर्णायक नहीं थीं जितनी कि युद्ध में होती थीं। शक्तिशाली मूविंग माउंटेन ब्लेड कौशल को बलपूर्वक एक प्रदर्शन तकनीक में बदल दिया गया था जिसका उपयोग वांग टेंग ने एक बच्चे को लुभाने के लिए किया था। यदि अन्य योद्धा ये दृश्य देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कैसा है? वांग टेंग रुका और पूछा। यह अच्छा लग रहा है। भाई वांग टेंग, आप बहुत अद्भुत हैं। काश मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली होता। डोडो अचानक उदास हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर।
_NOLBIN.com। वांग टेंग को झटका लगा। अगर वह रोने लगी तो वह इस छोटी लड़की को संभाल नहीं पाएगा। दो, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट क्यों नहीं सिखाता? वांग टेंग के मन में अचानक विचार आया और उसने जल्दी से कहा, क्या मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करके तुम्हारे जितना शक्तिशाली हो जाऊंगा? दो की आंखें प्रकाश बल्ब की तरह चमक उठी। बेशक, जब तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास करोगे तो तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। वांग टेंग ने इस तरह सहमति जताई जैसे वह सच बोल रहा हो। मैं भाई वांग टेंग का अनुसरण करूंगी और फिर मार्शल आर्ट सीखूंगी। दो तुरंत खड़ी हुई और अपनी छोटी टांगों से वांग टेंग की ओर दौड़ी। भाई वांग टेंग, मुझे जल्दी से सिखाओ। धीमा हो जाओ, धीमा हो जाओ, गिरना मत। जब ली शियमेई उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि वांग टेंग डोडो को घोड़े की मुद्रा बनाना सिखा रहा था। हालांकि डोडो छोटी थी, लेकिन उसकी मुद्रा काफी अच्छी थी। यहाँ तक कि अगर कोई वयस्क भी उसकी दृढ़ता को देखे तो उसे बहुत शर्म आएगी। अरे, अभ्यास करना बंद करो। डोडो अभी भी छोटी है। वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कैसे कर सकती है? उसके माथे पर पसीना देखो। उसे थकाओ मत। ली जिउमेई ने आगे बढ़कर डोडो को चिंता में अपनी बाहों में खींच लिया। उसने अपने माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें पोंछीं। माँ, चिंता मत करो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर्याप्त अभ्यास उसके लिए अच्छा है, वांग टेंग ने कहा। मुझे ये सब समझ में नहीं आता। बस भविष्य में सावधान रहना, ली जिमेई ने उसे चिंतित स्वर में याद दिलाया। ठीक है, मैं विशेष ध्यान रखूंगा। मैं आपकी छोटी गुड़िया को थका नहीं दूंगा। वांग टेंग को अचानक लगा कि उसके परिवार की स्थिति कुछ स्तर कम हो गई है। माँ, अब मैं वह बच्चा नहीं रहा जिसे आप सबसे अधिक प्यार करती थीं। वह अकेले ही दुख का अनुभव कर रहा था। दो, चलो आज यहीं रुके, ठीक है? चलो नाश्ता करते हैं, ली जिउमेई ने कहा। ठीक है। दो ने वांग टेंग की ओर देखा। उसने ली जिउमेई को तभी जवाब दिया जब उसने सिर हिलाया। ली जिमेई को ये दृश्य देखकर ईर्ष्या हुई। मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूँ, लेकिन तुमने उसकी ओर देखा। हा, वांग टेंग मन ही मन खुशी से हंस रहा था।